ये कहानी है इवान वेबर की, जिसका एक बहुत ही खुशहाल परिवार था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब वो घर पे अकेला था तब उसके घर में दो लड़कियां घुस आई। फिर इन दोनों ने इवान को अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हम इवान के परिवार को देखते हैं और इवान यहाँ पे अपने पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इवान की पत्नी एक आर्किटेक्ट है और जल्दी ही उसके द्वारा बनाई हुई चीजों का एग्जीबिशन होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे इवान की पत्नी का असिस्टेंट आता है जिसका नाम है लुइस और इवान की पत्नी का नाम है केरेन। फिर केरेन यहाँ पे लुइस को अपनी सबसे बढ़िया चीज दिखाती है जो एग्जीबिशन में सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन इस वाले मॉडल पे अभी अभी पेंट हुआ है और पेंट को सूखने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए केरेन लुइस को कहती है कि जब इसका पेंट सूख जाए तब तुम इसे गैलरी में लेकर के आ जाना। फिर केरेन अपने दोनों बच्चों को लेकर के वीकेंड एंजॉय करने के लिए बाहर जाने लगती है। लेकिन इवान इनके साथ नहीं जा रहा क्योंकि उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और उसे अपना काम जल्दी खत्म करना है। इसीलिए केरेन दोनों बच्चों को लेकर के चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में इवान अपने काम को पूरा कर रहा होता है। तभी उसे केरेन कॉल करती है और कहती है कि बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। तभी इवान कहता है कि जल्दी से छुट्टियां खत्म करके यहाँ आ जाओ। और अब इतना कहने के बाद इवान फिर से अपने काम पे लग जाता है। तभी इवान सुनता है कि उसका कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसीलिए इवान दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि उसके दरवाजे पे दो लड़कियां हैं और ये दोनों लड़कियां बारिश में भीग चुकी हैं। इसीलिए ये दोनों इवान से मदद मांगती हैं और इवान उन्हें घर के अंदर आने देता है। और इवान देखता है कि ये दोनों पूरी तरीके से भीग चुकी हैं। इसीलिए वो तौलिया लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो तौलिया लेकर के लौटता है तब वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां घर के दूसरे कोने में हैं। लेकिन इवान इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उन्हें तौलिया दे देता है। तभी वो दोनों लड़कियां अपना नाम बताती हैं। इनमें एक लड़की का नाम है बेल और दूसरी का नाम है जेनेसिस। और ये लड़कियां कहती हैं कि इनका फोन गीला हो चुका है। इसीलिए इवान इन्हें अपना टैब देता है। तब ये लड़कियां यहाँ का एड्रेस पूछती हैं और जब इवान एड्रेस बताता है तब वो कहती है कि उन्होंने कैब ड्राइवर को गलत एड्रेस बता दिया और उन्हें जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। इसीलिए इवान अब इनके लिए खुद कैब बुक करता है। लेकिन कैब को यहाँ आने में अभी भी 45 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इसीलिए दोनों लड़कियां इवान से कहती हैं कि उनके कपड़े गीले हो चुके हैं और वो इन कपड़ों में यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती। इसीलिए क्या वो अपने कपड़ों को इवान के यहाँ पे सुखा सकती हैं? और इवान कहता है कि हाँ। इसीलिए अब इवान इन्हें दूसरे कपड़े देता है और उनके कपड़ों को सूखने के लिए रख देता है और वो इनके लिए चाय भी बनाता है। तभी इवान को गाने की आवाज सुनाई पड़ती है और जैसे ही इवान हॉल की तरफ देखता है उसे पता लगता है कि ये लड़कियां उसके सिस्टम पे गाना चला रही हैं और वो इन गानों पे नाच भी रही हैं। फिर जैसे ही इवान इनके पास जाता है दोनों लड़कियां इसके कलेक्शन की तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं कि इसके पास बेहतरीन म्यूजिक कलेक्शन है। और इवान बताता है कि वो पहले एक डीजे हुआ करता था और इस बात को सुन के ये दोनों चौंक जाती हैं और वो इवान की उम्र पूछती हैं। तब इवान बताता है कि उसकी उम्र 40 के करीब है। तब ये दोनों लड़कियां और भी चौंक जाती हैं और कहती हैं कि वो अपनी उम्र का आधा लगता है। और इतना कहने के बाद जेनेसिस इवान को छूने लगती है जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। तभी इन दोनों की नजर पड़ती है इवान के पत्नी के तस्वीर पे और ये लोग उसकी पत्नी की तारीफ करने लगती है। तब इवान बताता है कि उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गई हुई है। तभी इनकी नजर पड़ती है केरेन द्वारा बनाई हुई चीजों पे और इवान इन्हें बताता है कि इन सारी चीजों को केरेन ने बनाया है। और इतना कहने के बाद वो केरेन के एग्जीबिशन का कैटलॉग दिखाने लगता है और ये दोनों लड़कियां बहुत ही रुचि लेकर के इस कैटलॉग को देखती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी पत्नी है। और इतना कहने के बाद ये दोनों लड़कियां इनके लव लाइफ के बारे में बात करने लगती हैं। लेकिन इस बारे में बात करने के लिए इवान बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तब ये लड़कियां हंसने लगती हैं और वो यहाँ पे सिर्फ इंटीमेट होने के बारे में बात करती हैं जिससे इवान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अपने फोन को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि कैब को आने में अभी भी 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है। तभी जेनेसिस इवान से पूछती है कि वो शादी से पहले और कितनी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था या फिर शादी के बाद वो कितनों के साथ इंटीमेट हुआ है। तब इवान कहता है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब एक ही आदमी आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। लेकिन इस बात से ये दोनों लड़कियां सहमत नहीं होती और वो इवान से कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे पता है कि मेरी शादी के बाद मेरा पति और भी लड़कियों के साथ इंटीमेट होगा। इसीलिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम थ्रीसम करें और इसी से हमारा रिश्ता ज्यादा समय तक बचा रहेगा। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद इवान थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल हो जाता है और इन दोनों से पूछता है कि ये क्या काम करती हैं। तब ये दोनों लड़कियां बताती हैं कि ये दोनों एयर होस्टेस हैं। और इतना कहने के बाद ये दोनों फिर से इवान के करीब आ जाती हैं और एयर होस्टेस कैसे काम करती है इस चीज को दिखाने के बहाने वो फिर से इवान को छूने लगती है और इवान जाकर के दूसरी सीट पे बैठ जाता है और वो देखता है कि अभी भी कैब को आने में 5 मिनट का वक्त बचा है। इसीलिए इवान इन दोनों से पूछने लगता है कि ये कहाँ पे रहती है। तब ये कहती है कि इनका जॉब ही ऐसा है कि इन्हें पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है। लेकिन इन बातों को कहते हुए ये लोग दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाते हैं और जेनेसिस कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो वॉशरूम चली जाती है और बेल इवान को गाना बजाने के लिए कहती है। और जैसे ही गाना बजता है बेल डांस करने लगती है और कहती है कि उसे यहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा है और जहाँ वो जाने वाली है शायद वहाँ पे उसे उतना मजा ना आए। और इतना कहने के बाद वो इवान को भी अपने साथ नचाने लगती है और इसी बीच वो इवान को किस करने की कोशिश करती है। तभी इनका कैब बाहर आ जाता है और जैसे ही बेल को ये बात पता लगती है वो कहती है कि वो जेनेसिस को लेकर के आती है और वो भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इवान
उनके कपड़ों को निकालने लगता है। लेकिन जब वो कपड़े लेकर के बाहर आता है तो देखता है कि दोनों लड़कियां यहाँ पे नहीं है। इसीलिए इवान भी वॉशरूम में जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि इन दोनों लड़कियों ने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे और अब ये लड़कियां इवान को किस करने लगती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी ये दोनों लड़कियां जबरदस्ती इवान के साथ इंटीमेट होने लगती है और अंत में इवान भी बहक जाता है और अब ये तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। पहले वॉशरूम में इंटीमेट होते हैं और फिर इवान के बेडरूम में, और इसी बीच कैब भी यहाँ से चला जाता है और ये तीनों एक साथ सोते रहते हैं। लेकिन सुबह इवान जैसे ही जगता है तब उसे लगता है कि दोनों लड़कियां जा चुकी है। लेकिन वो जैसे ही किचन में पहुंचता है वो देखता है कि इन दोनों ने किचन की हालत खराब कर रखी है और ये लोग यहाँ पे कुछ खाना भी बना रहे हैं। इसीलिए इवान इन्हें जाने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। तभी इवान की पत्नी का कॉल आता है और इवान बाहर आ जाता है और वो वीडियो कॉल करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे ये दोनों लड़कियां आ चुकी हैं और वो गंदे गंदे इशारे और हरकतें कर रही हैं। इसीलिए इवान दूसरी तरफ घूम जाता है और उसकी पत्नी इस चीज को नोटिस कर लेती है और उसे लगता है कि इवान किसी चीज को लेकर के डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तब इवान उसे कहता है कि उसने रात में थोड़ा नशा कर लिया था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और इस बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। तभी इवान गुस्से में आता है इन दोनों लड़कियों के पास और इन्हें कहता है कि अभी के अभी कपड़े पहनो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन ये लड़कियां यहाँ पे अभी भी इवान के साथ मजाक कर रही होती हैं और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही होती हैं। इसीलिए इवान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी के अभी कपड़े पहनो और यहाँ से बाहर निकलो, मैं बाहर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। और इवान बाहर चला जाता है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी ये दोनों लड़कियां बाहर नहीं आती। तब इवान अंदर आता है और वो देखता है कि ये दोनों लड़कियां कैरन के स्कल्पचर को खराब कर रही हैं। इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी के अभी पुलिस वालों को कॉल कर रहा हूँ। तब जेनेसिस कहती है कि अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी उम्र क्या है, हम महज 15 साल के हैं। लेकिन इवान इस बात पे विश्वास नहीं करता। तब जेनेसिस कहती है कि तुम विश्वास करो या ना करो, जज जरूर करेगा और तुमने छोटी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। और इवान इस बात को समझ नहीं पाता है और इन दोनों से कहता है लेकिन रात में तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम एयर होस्टेस हो। तब ये दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हमने ये सब कुछ एक फिल्म में देखा था। और अब इवान भी डर जाता है और कहता है कि बताओ तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए। तब बेल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम कोई वैश्या नहीं है। तभी इवान को अपना डोरबेल सुनाई पड़ता है और वो कहता है कि तुम लोग अंदर ही रहना, कहीं मत जाना। और इतना कहने के बाद वो बाहर निकलता है तो इवान देखता है कि उसकी फिजियोथेरेपिस्ट आई हुई है। लेकिन इवान उससे कहता है कि अब उसे और थेरेपी की जरूरत नहीं है और वो उससे बात कर ही रहा होता है। तभी जेनेसिस वहाँ पे आ जाती है और वो फिजियोथेरेपिस्ट को कहती है कि तुम्हारे मसाज की जरूरत नहीं है इसे। और इस बात को सुनने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इवान की पत्नी को जानती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब इवान उससे कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो थेरेपिस्ट गुस्सा हो चुकी होती है, इसीलिए कहती है कि मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ और थेरेपिस्ट चली जाती है। तभी इवान गुस्से में घर के अंदर घुसता है और वो इन दोनों को पकड़ करके बाहर करने वाला होता है। लेकिन ये दोनों यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगती है इवान के साथ। तभी इवान गुस्से में जेनेसिस का गला पकड़ लेता है और इस चीज को देख के बेल भी डर जाती है। तभी इवान पुलिस वालों को कॉल कर देता है और कहता है कि मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए हैं। और अभी इवान कुछ और कहता उससे पहले जेनेसिस फोन काट देती है और कहती है कि हमें घर छोड़ दो। और इवान इन्हें घर लेकर के जाने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि इनका घर आ गया और इवान इन्हें वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं कि ये घर के अंदर नहीं जाती क्योंकि ये घर ही इनका नहीं होता है और ये लोग यहाँ से किसी और ही रास्ते निकल जाती हैं। और अब इवान अपने घर चला आता है और वो घर आने के बाद घर की सफाई करने लगता है और धीरे धीरे रात हो जाती है और इवान को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी जब वो काम कर रहा होता है तब उसे शीशा टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है और जैसे ही इवान हॉल में जाता है वो देखता है कि एक फोटो फ्रेम नीचे गिरा हुआ है। फिर जैसे ही वो फ्रेम को उठाता है उसी समय जेनेसिस उसके सर पे मारती है और इवान बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही इवान की आंख खुलती है वो अपने आप को बिस्तर पे बंधा हुआ पाता है और वो देखता है कि जेनेसिस सामने बैठी मेकअप कर रही है। इसीलिए वो जेनेसिस को बार बार कहता है कि वो उसे खोल दे, लेकिन जेनेसिस उसे नहीं खोलती। तभी यहाँ पे बेल आती है और बेल ने इवान की बेटी के कपड़े पहन रखे हैं और इस चीज को देख करके इवान गुस्सा हो जाता है। तभी बेल अपनी अंडरवियर उतारती है और उसे इवान के चेहरे पे फेंक देती है और फिर वो इवान के ऊपर बैठ जाती है और वो इवान के साथ ऐसे बातें करने लगती है जैसे कि इवान उसका पिता हो। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बेल के सौतेले पिता ने बेल के बचपन में उसके साथ कुछ गलत किया था, इसीलिए बेल अब इवान को अपना पिता समझ करके उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी इवान का फोन बजने लगता है और इस चीज को देख करके जेनेसिस भी यहाँ पे आ जाती है और उन्हें पता लगता है कि इवान की पत्नी उसे कॉल कर रही है। इसीलिए अब ये दोनों लड़कियां इवान को धमकी देने लगती हैं और कहती हैं कि वो लोग वीडियो कॉल करेंगी उसकी पत्नी को और दिखाएंगी कि अभी इवान 2 लड़कियों के साथ है। और इवान बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि तुम लोग जो चाहते हो मैं वो करूंगा, बस तुम लोग कैरन को कॉल मत करो। और इतना कहने के बाद बेल इंटीमेट होने लगती है इवान के साथ और जेनेसिस इस चीज की रिकॉर्डिंग लगा देती है और इस कमरे से बाहर चली जाती है। तभी इवान अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो बेल को नीचे फेंक देता है और कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगता है। तभी वो जेनेसिस को देखता है जो कि कांटे से केक खा रही है। तभी इवान जेनेसिस पे हमला कर देता है और जेनेसिस वही कांटा इवान के कंधे में
घुसा देती है और इवान दर्द से कराहने लगता है और वो कांटा अंदर ही घुसाती चली जाती है और अंत में इवान बेहोश हो जाता है और ये लोग दोबारा से इवान को बांध देते हैं। लेकिन इस बार ये लोग इवान को एक कुर्सी पे बांधते हैं और यहाँ पे हम जेनेसिस को दूसरे कपड़ों में देखते हैं और जेनेसिस ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि वो कोई गेम शो खिला रही हो। तभी यहाँ पे बेल भी आती है और अब ये लोग इवान के सर पे एक हेडफोन लगा देते हैं और कहते हैं कि इस गेम शो में तुम्हें हर एक सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो हम इस हेडफोन की आवाज तेज कर देंगे और जल्दी ही तुम बहरे होकर के मर जाओगे। और वो इवान से सवाल पूछना शुरू करते हैं लेकिन इवान को ये सारी चीजें फालतू लगती है। तभी वो लड़कियां कहती है कि तुम गलत जवाब दे रहे हो और इतना कहने के बाद वो लोग हेडफोन की वॉल्यूम तेज कर देते हैं और इवान दर्द से कराहने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की बात समझ गया। और अब ये लोग बार बार इवान से सवाल पूछते जाते हैं और इवान सवाल का जवाब देते जाता है। लेकिन अब इवान एक सवाल में फंस जाता है और ये लोग इवान को सजा देने ही वाले होते हैं। तभी इनका दरवाजा बजता है और हमें पता लगता है कि लुइस आया हुआ है दरवाजे पे। और अब इस चीज को देखते ही ये लोग इवान को एक बार फिर से ढक देते हैं और बेल उसे अलग कमरे में लेकर के चली जाती है और जेनेसिस मिलती है लुइस से और उससे कहती है कि वो इवान की भतीजी है और लुइस अंदर आ जाता है। लेकिन लुइस जैसे ही स्कल्पचर के पास जाता है वो देखता है कि स्कल्पचर के ऊपर बहुत सारे गंदे गंदे निशान बना दिए गए हैं और इसलिए वो भड़क जाता है। तभी ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि कोई घर के अंदर घुस आया था और उसी ने इस चीज की ऐसी हालत की है। लेकिन लुइस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही ऐसा किया है। इसीलिए अब लुइस पुलिस वालों को कॉल करने लगता है। तभी जेनेसिस लुइस के करीब आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लुइस कहता है कि तुम्हारे ये पैंतरे मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। तभी लुइस को इवान की आवाज सुनाई पड़ती है और लुइस पहुंचता है इवान के पास और वो देखता है कि इवान को बांध दिया गया है। इसीलिए वो इवान को खोलने लगता है और इवान कहता है कि दरवाजे को बंद कर दो। तभी लुइस देखता है कि वो लड़कियां उस स्कल्पचर को तोड़ रही हैं। इसीलिए लुइस इवान को छोड़ करके स्कल्पचर के पास जाने लगता है और इवान उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लुइस वहाँ पे पहुँचने के बाद उन लड़कियों को रोकने लगता है लेकिन ये दोनों लड़कियां नहीं रुकती। तभी लुइस को अस्थमा का अटैक आ जाता है और वो अपनी जेब में इनहेलर को ढूंढने लगता है। लेकिन इनहेलर को इन लड़कियों ने पहले ही चुरा लिया होता है। इसीलिए अब लुइस की हालत खराब होने लगती है और इसी बीच वो नीचे गिर जाता है और स्कल्पचर पे उसका सर टकरा जाता है और लुइस मरने लगता है। तभी इवान दूर से चिल्ला रहा होता है कि अभी के अभी एम्बुलेंस को बुलाओ नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन ये दोनों लड़कियां एम्बुलेंस नहीं बुलाती और जल्दी ही लुइस अपना दम तोड़ देता है और इवान इन सारी चीजों को देख करके रोने लगता है कि इन लोगों ने लुइस को मार दिया। लेकिन इन लड़कियों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो लुइस के शरीर के ऊपर गीले पेपर्स रखने लगती है ताकि वो इसकी बॉडी को आसानी से ठिकाने लगा सके। और इसी समय ये लोग इवान के फोन से लुइस पे मैसेज भेजते हैं और लुइस के फोन से इवान को मैसेज भेजते हैं और इस बीच में ये दोनों गाली गलौज कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने की धमकी दे रहे होते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लुइस के खून के इल्जाम में इवान जेल जाए। और फिर ये लोग लुइस के शरीर को इवान के गाड़ी में डाल देते हैं। इसी बीच इवान अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने एक डब्बे में बंदूक छुपा रखा है। लेकिन इवान बंदूक तक नहीं पहुंच पाता। तभी ये लोग फिर से इस गेम शो को शुरू कर देते हैं और इस बार इवान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम पारिवारिक आदमी होते तब तुम हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और तुम हमारे साथ कभी भी नहीं सोते। तब इवान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तुम लोग आते के समय मेरे साथ चिपकने लगे लेकिन मैं तुमसे दूर भागता रहा और अंत में तुम लोगों ने मुझे जकड़ लिया और मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँ। सब तुम्हारी गलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन ये लड़कियां इवान की एक भी बात नहीं सुनती और कहती हैं कि तुम सब लोग सिर्फ पारिवारिक आदमी होने का दिखावा करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम लड़कियों पर झपट्टा मारते हो। लेकिन इवान कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेवार हो और तुमने मुझे विवश किया था, मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आया। लेकिन ये लड़कियां इवान की बात नहीं मानती और ये लोग इसके घर के पीछे एक कब्र खोदने लगती है और कब्र खोदने के बाद ये लोग बाहर आते हैं और घर की सारी चीजों को तोड़ने लगते हैं और ये लोग कैरन के सारे स्कल्पचर को बर्बाद कर देते हैं। इसी बीच इवान अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जेनेसिस आ जाती है और वो उसके टैब को तोड़ देती है और फिर से ये लोग घर में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। इसी बीच जेनेसिस को इवान की बंदूक मिल जाती है और अब वो इवान पे बंदूक तान देती है। फिर इवान कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तब जेनेसिस कहती है कि मुझे लुक्का छिपी खेलनी है और इतना कहने के बाद वो इवान को कहती है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है, अगर तुम घर में अच्छे तरीके से छुप जाओ और हम लोग सुबह तक तुम्हें नहीं ढूंढ सके तो हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। और इवान इस बात को मान जाता है और घर के अंदर से इवान एक चाकू निकालता है और जब इवान को लगता है कि ये दोनों लड़कियां घर के अंदर जा चुकी हैं तभी वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इवान का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे जेनेसिस आ जाती है और इवान मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब जेनेसिस बताती है कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भी नहीं है, तुम चाहे जितना चिल्ला लो तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा क्योंकि हमने सारे घर को चेक किया है। और अब जल्दी ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही ये दोनों लड़कियां इवान को लेकर के जाती हैं उस कब्र के पास और इवान का सर ऊपर निकाल करके बाकी उसके पूरे शरीर को नीचे भर देती हैं। और अब इवान इनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि ये लोग उसे जिंदा छोड़ दे। तब ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम एक ही शर्त पे तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, अगर तुम अपनी पत्नी को कॉल करके सारी सच्चाई बता दो। और इवान मान जाता है और अब जेनेसिस उसकी पत्नी को कॉल
कॉल करती है, लेकिन ये कॉल वॉइसमेल पे होता है। और अब जेनेसिस जैसे ही इवान के पास फोन लाती है, वो सच्चाई बताने के बजाय कैरन को कहता है कि वो उसकी मदद करे, और जेनेसिस इस कॉल को काट देती है और कहती है कि तुम्हारा संदेश तुम्हारी पत्नी के पास नहीं गया होगा क्योंकि मैंने वॉइसमेल डिलीट कर दिया। और इतना कहने के बाद ये लोग इवान का मुंह फिर से बांध देते हैं और जेनेसिस एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और वो कहती है कि वो इस पत्थर से इसे मार देगी। और इवान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि अब ये लोग उसे मार देंगे, लेकिन जेनेसिस इवान के सर पे पत्थर ना मार करके जमीन में मारती है और ये दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हें कभी भी नहीं मारने वाले थे, हम बस एक खेल खेल रहे थे और ये खेल हम हमेशा ही मर्दों के साथ खेलते रहते हैं। और सारे मर्द इस खेल में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को भूल करके हमारे साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और अब इतना कहने के बाद ये दोनों उस वीडियो को फेसबुक पे डाल देती हैं जिस वीडियो में इवान बेल के साथ इंटीमेट हो रहा था। और इतना करने के बाद ये दोनों लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं और इवान देखता है कि उसके फ्रेंड लिस्ट के बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो कमेंट भी कर रहे हैं। इसीलिए इवान इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वीडियो को डिलीट भी नहीं कर पाता और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े समय के बाद इवान की पत्नी और बच्चे उसके घर पे आते हैं और वो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और पूरे घर को तबाह कर दिया गया है। और इस चीज को देखने के बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इस फिल्म का नाम था नॉक नॉक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।